इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। फोन पर ताजा हालात की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जताया आभार। कहा, मुश्किल वक्त में इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है भारत। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल के सदस्यों को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। एशियाई खेलों में असाधारण उपलब्धि और भावी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को करेंगे प्रेरित। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदकों के साथ भारत ने किया है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों का प्रचार शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रैली को राहुल गांधी ने किया संबोधित। आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक वादुल्ला खान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। आबकारी मामले में संजय सिंह की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में किया प्रदर्शन। आईसीसी विश्व कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को जीत के लिए दिया 365 रन का लक्ष्य। दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भी मुकाबला जारी। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इजरायल हमास युद्ध की ताजा स्थिति से अवगत कराया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति की ताजा जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और दो टूक निंदा करता है। इस बीच हमास आतंकियों के हमले के 3 दिन बाद इजरायल ने गजा की सीमा पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। इजरायल की सेना ने कहा है कि कल कोई भी आतंकवादी सीमा पार कर देश में नहीं घुसा। इस बीच इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के बीच संघर्ष में मृतकों की संख्या 1600 के करीब पहुंच गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल में 900 से अधिक लोग मारे गए, कम से कम 2600 लोग घायल हुए और हमास ने अनेक लोगों को बंधक बना लिया है। फिलिस्तीन में लगभग 700 लोग मारे गए हैं। इजरायल ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 3 लाख आरक्षी बलों को काम पर बुला लिया है। उधर इजरायल ने दावा किया है कि लड़ाई शुरू होने के बाद अब तक 1500 आतंकियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजरायल पर अचानक किए गए हमलों की निंदा की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी की चांसलर स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हमास के आतंकवादी कृत्यों का कोई समर्थन नहीं है। बयान में कहा गया है कि दुनिया ने देखा है कि हमास के आतंकवादियों ने परिवारों का उनके घरों में नरसंहार किया। एक संगीत समारोह में शामिल 200 से अधिक युवाओं की हत्या कर दी, बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों और पूरे परिवारों का अपहरण कर लिया, जिन्हें अब बंधक बनाया हुआ है। बयान में कहा गया है कि उनके देश इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ अपनी और अपने लोगों की रक्षा के प्रयासों में इजरायल का समर्थन करेंगे। इन नेताओं ने कहा कि वे फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को पहचानते हैं, लेकिन हमास उन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि ये फिलिस्तीनी लोगों को आतंक और रक्तपात के अलावा कुछ भी नहीं देता। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फिलिस्तीन को सहायता रोकने की घोषणा की है। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस के इस प्रस्ताव में इजरायल और उस पर हुए हमले का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में हमास के आतंकियों की भी निंदा नहीं की है। कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र पर भाजपा ने हमला बोला है
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक्स पर कहा कि ऐसे समय में जब भारत के सबसे महत्वपूर्ण मित्रों और साझेदारों में से एक अपने अब तक के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है, कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये एक घृणित आतंकवादी कृत्य है। वहीं प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस फिर आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और इस रुख से INDI गठबंधन की अग्रणी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। जब पार्टी खुलेआम हिंसा के साथ खड़ी है तो वो अपने देश और नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी। भाजपा नेता अनिल एंटनी ने भी कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए हमास के आतंक पर खामोश रहने का आरोप लगाया है। इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले के बाद छिड़ी लड़ाई के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में एक मार्च निकाले जाने को लेकर विवाद हो गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाले गए इस मार्च को लेकर कई छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मार्च रविवार शाम परिसर में निकाला गया था। छात्रों के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हुई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। अमित रोहिदास ने मुलाकात के बाद कहा कि एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बड़ी उपलब्धि है। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। लग रहा है क्योंकि ये टूर्नामेंट हमने गोल्ड मेडल जीता तो डायरेक्ट हम लोग पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गए, तो ये चीज़ हॉकी का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट टाइम 2020 ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके बाद 2022 में एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता था, अभी गोल्ड है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग मेडल मिल रहे, तो ऑलमोस्ट मतलब देश का सभी खुश लग रहा है, देश को भी खुशी मिल रहा है, अपने प्लेयर को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि सब फैंस जितने भी हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने को और मोटिवेशन मिलता है कि आगे जाके और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करके लौटी तीरंदाजी टीम से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों को गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारतीय तीरंदाजों ने 19वें एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते हैं। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस लेने के लिए मांगने के सबूत हैं। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा किया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक के लिए हिरासत बढ़ा दी है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने आप विधायक अमानुल्लाह खान के घर पर छापा मारा है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। अमानुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर घोटाला करने का आरोप है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी दिल्ली में अमानुल्लाह खान से जुड़े 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली भाजपा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। आज दिल्ली के चौक चौराहों पर दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ चौक पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 लश्कर आतंकी मारे गए हैं। इस घटना पर शोपियां की एसएसपी तनुश्री ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। मुठभेड़ में शोपियां के ही रहने वाले 2 आतंकी मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी कि 2 टेररिस्ट अलशीपुरा में देखे गए हैं, तो इस खबर पे जेकेपी पुलिस और 44 आरआर और 178 सीआरपीएफ की ज्वाइंट फोर्सेस ने कॉर्डन किया था और रात में अराउंड 1 बजे के अराउंड हमारे फोर्सेस के ऊपर फायर किया टेररिस्ट लोगों ने। रात भर ही ऑपरेशन चला है और सुबह 7 बजे के अराउंड 2 टेररिस्ट, दोनों लोकल हैं शोपियां के, मारिफत मगलू जो कि चैगुन का रहने वाला है और जाजिम फारूक जो शिरमाल का रहने वाला है, ये दोनों इस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए। चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर से सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा है कि सरकार समेत अगर कोई भी पक्ष लिखित जवाब दाखिल करना चाहता है तो वो 27 अक्टूबर तक जवाब दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के स्रोत का पता नहीं चलता। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली योजना है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले की आज सुनवाई हुई। याचिका में आरक्षण लागू करने पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाने की मांग की गई है। अदालत ने मामले पर नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में तय की है। आपको बता दें कि एमपी में इस समय ओबीसी आरक्षण 14% है। इसे बढ़ाकर 27% करने की अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने 2019 में अंतरिम रोक लगाई थी। इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। और मुफ्त चुनावी वादों को लेकर जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है, ऐसे में चुनाव आयोग ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि 5 साल तक सरकारों को ऐसी घोषणाओं की याद क्यों नहीं आती। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये टिप्पणी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के मौके पर पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली घोषणाओं और मुफ्त वादों से जुड़ी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग मुस्तैदी से जुटा है। आयोग ने इसे लेकर राजनीतिक दलों के साथ एक विमर्श शुरू किया है। एक प्रोफार्मा जारी कर उन्हें जरूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। आयोग का मानना है कि जो घोषणाएं की जा रही हैं वो उन्हें कैसे पूरा करेंगी, ये जानने का जनता और मतदाताओं को भी अधिकार है। राजनीतिक दल इसके लिए कहां से वित्तीय संसाधन जुटाएंगे, कौन कौन इसके दायरे में आएगा, उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। बावजूद इसके जल्द ही कोर्ट से ये अनुरोध करेंगे कि इसे लेकर उन्हें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल और बढ़ गई है। युवाओं में इसे लेकर खासा उत्साह है। हमारे संवाददाता ने भोपाल में कुछ युवाओं से बातचीत की। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं की संख्या जो है वो 22 लाख से ज़्यादा है। कुछ युवा
मतदाता हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि कितना उत्साह है चुनाव को लेकर। हाँ, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हम लोग को पहली बार मौका मिलेगा अपनी सरकार चुनने का, अपने नज़रिए से देखने का मौका मिलेगा। सब कुछ देख कर ही अपना डिसीजन बनाएंगे कि किस तरीके की सरकार रहेगी, क्या सुविधाएं लाएगी हमारे लिए और क्या हम लोग के राज्य के लिए कर सकती है। पार्टी को देख के हम अपने हिसाब से, युवा वर्ग के हिसाब से, कि उसको फिर वोट देंगे हम, जिस भी पार्टी का रहा उस पार्टी के हिसाब से बस। महिला वोटर की संख्या भी काफ़ी बड़ी है मध्य प्रदेश में, आप भी महिला वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप नज़र में क्या मुद्दे होंगे? महिला सुरक्षा, विकास, रोजगार, किस तरह के मुद्दे हैं? तो ये हमारा डिसीजन होगा कि कैसी सरकार चाहिए और कौन हमारे फेवर में काम कर रहा है। मीन्स तो जो डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा उसी को वोट, वही होगा। फर्स्ट टाइम वोटिंग करना चाहेंगे तो कोई ऐसी सरकार चुनेंगे जो हमारी लड़की को मतलब काफ़ी सुरक्षा प्रदान करे। मैं तो ये बोलूँगी कि सबसे पहले एक्साइटेड तो मैं इस चीज़ के लिए हूँ क्योंकि वोटिंग मशीन क्या है वो देखूंगी। मध्य प्रदेश में जो युवा वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनकी संख्या जो है वो 22 लाख से भी ज़्यादा है और ये वोटर जो है इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, भोपाल। और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और निपटारे की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 1,06,810 शिकायतों का निपटारा किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगातार 14वें महीने में केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटारा 1 लाख मामले से ऊपर रहा। भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के यहाँ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। सऊदी अरब की यात्रा पर गए ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने राजधानी रियाद में सऊदी निवेश मंत्री खालिद अल फलीह से वार्ता की। RK सिंह ने सऊदी व्यापारिक हस्तियों, निवेशकों की एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने सऊदी निवेशकों को भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन जैसे नए और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को दबाने की नहीं बल्कि बताने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टेलीमानस लोगों को भी लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने निम्हांस में प्लैटिनम जुबली ऑडिटोरियम और शैक्षणिक सुविधा, नए प्रशासनिक कार्यालय और मस्तिष्क और दिमाग केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में टेलीमानस हेल्पलाइन पर 3.5 लाख से ज्यादा कॉल कर लोगों ने परामर्श लिया है और किसी को नहीं बता रहे हैं तो आपके लिए टेलीमानस है ना। आप बेझिझक टेलीमानस पर कॉल कर परामर्श ले सकते हैं और आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टेलीमानस का लोगो लॉन्च किया। पिछले साल मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर टेलीमानस सेवा शुरू की गई थी और अभी तक 3,50,000 से अधिक लोगों को परामर्श दिया जा चुका है और वर्तमान में 44 टेलीमानस सेल के जरिए हर दिन 2,000 से अधिक कॉल हेल्पलाइन पर सुने जा रहे हैं। टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर है 14416 और 180089144116। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के शुभारंभ के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण एक प्राथमिकता बन गया है। देश भर में पूरे 1.6 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही है। टेलीमानस पर 74.4% कॉलर्स 18 से 45 आयु वर्ग के हैं, जिनमें से 55.8% पुरुष और 44.2% महिलाएं हैं। जानकारों का मानना है कि यह आंकड़ा दिखाता है कि युवा वर्ग में भी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं और उनको समर्थन की जरूरत है। मंत्रालय की टेलीमानस की ये पहल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपनी बात किसी से कहने से हिचकते हैं। टेलीमानस को ई-संजीवनी से भी जोड़ा जा रहा है। टेलीमानस सेवा में बेहतर काम करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे टेलीमानस स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से यूनिवर्सल, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं आज लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की। ये आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और ऊर्जा की कमी होती है। इसमें अल्प पोषण, जिसके कारण विकास रुका हुआ है, और अति पोषण, जिसके कारण मोटापा और संबंधित समस्याएं शामिल हैं। दोनों शामिल हैं। कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका उपचार मिशन पोषण के दूसरे चरण का एक अभिन्न पहलू है। देश में 1970 के दशक से आंगनबाड़ी की व्यवस्था कैसी हो, इस पर चिंतन मंथन चला आ रहा था। लोग देश की संसद में, संसद के बाहर इस विषय पर मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक आंगनबाड़ी की सहायिका या दीदी का मिशन नहीं, ये एक नेशनल फ्लैगशिप मिशन बनेगा। और पोषण अभियान ने उसी दृष्टिकोण से जन्म लिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से ही आंगनवाड़ी पर केवल चर्चा होती थी, लेकिन देश में जब से पीएम मोदी की सरकार बनी है तब से न केवल आंगनवाड़ी एक मिशन बन गया है, बल्कि इसमें अब 18 मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कई हिंदुस्तानियों ने कोविड को एक समाधान त्वरित रूप से कैसे दिया जाए उसका एक मौका ढूंढा। लॉकडाउन की अवस्था में 3 महीने में ट्रैकर बनाना और उसको देश के हर आंगनबाड़ी तक पहुंचाना, ये ऐतिहासिक काम न सिर्फ भारत सरकार, प्रदेश सरकार, बल्कि हमारी धरा पर काम करने वाली आंगनबाड़ी दीदियों ने किया। इसके लिए आपका विशेष अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पोषण ट्रैकर लॉगिन से आप देश के किस कोने में इस योजना में क्या काम किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से कोरोना में बच्चों तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा मदद मिली थी। और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे सिक्किम में बाढ़ के लगभग 1 सप्ताह के बाद भी सेना के जवानों सहित लापता लोगों की तलाश जारी है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों में तीस्ता बेसिन पर तलाशी अभियान जारी है। दूसरी चुनौती उत्तरी सिक्किम के लाचेन और लाचुंग घाटी के अलग अलग गांवों के साथ सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी स्थापित करना है। इस बीच लगभग सभी फंसे हुए पर्यटकों को बचा लिया गया है। दिल्ली में इन दिनों भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2023 चल रहा है। 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन को इंडियन स्पेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। इस इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 को आज केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने संबोधित किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे फिर, लेकिन इस वक्त हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA द्वारा वार्षिक भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन का दूसरा संस्करण राजधानी दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन मंगलवार को अंतरिक्ष संचार और अगली पीढ़ी के लिए चुनौतियों की तैयारियां विषय पर चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ISPA, नॉस्कॉम, डिलोइट, स्पेटेक रिपोर्ट भी जारी की। ये सेक्टर जिसको मदद की काफ़ी आवश्यकता थी और एक तरीके से नई पॉलिसी की भी आवश्यकता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करके इस सेक्टर को बहुत बड़ी हेल्प की है। इसी का ही सबसे बड़ी सफलता अगर देखना जाए तो चंद्रयान 3 का सफलता हम आने वाले समय में आदित्य भी सफल होगा। लेकिन ये सफलता तब मिलती है जब सरकार इसमें एक कैटलिस्ट का रोल करे, सरकार उनको मदद करे और ये एंटरप्रेन्योर्स जो है जो आने वाले समय में ऐसी कई नई टेक्नोलॉजी के साथ इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिशा में हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, इस दिशा में ये जो नई टैलेंट है उस दिशा में हमें बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ अंतरिक्ष और शोध से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में करीब 50 स्टॉल लगाए गए।
इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव के साथ ही एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। किस तरह की प्रदर्शनियाँ हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवानी वर्मा, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। मैडम, क्या दिखाने का प्रयास किया आपने? हेलो, थैंक यू। हमारे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम हमने किया है स्पेस को लेके। सो वी हैव मेड एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन सिस्टम। वी आर गोइंग फॉर एनालिसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस। हम उनको प्रोसेस करते हैं एंड देन वी डू एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन। हम एक क्यूबसेट बना रहे हैं, 3U क्यूबसेट, विच इज़ कॉल्ड एमिसैट, विच इज़ इन प्रोसेस। उसके बाद हमने एक कॉग्निटिव सिस्टम बनाया है डीप स्पेस मिशंस में। जब ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, देन व्हाट वी आर प्रपोजिंग, वी हैव अ कॉग्निटिव सिस्टम ऑन बोर्ड जो वहीं पे एरर्स को डिटेक्ट करेगा एंड साथ ही करेक्टिव एक्शन भी प्रपोज करेगा। देन वी हैव सैटेलाइट इमेज एनालिसिस वेयर वी कैन यूज सैटेलाइट डेटा फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसमें सार इमेजेस भी हैं एंड ऑप्टिकल इमेजेस भी हैं। दिस इज़ अ DRDO प्रोजेक्ट। इसमें अगर कोई भी पर्सन है जिसके face is covered, more than half of the face is covered, if the light conditions are very less, तब भी हम पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव में दुनिया भर से अंतरिक्ष विशेषज्ञ जुटे रहे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।